हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद खुशबू में। फ्रेंड्स, हमारी एनसीईआरटी सामाजिक विज्ञान की जो सीरीज चल रही है उसमें हम इतिहास का पाठ 2 कर रहे हैं, कक्षा 9 का। पाठ का नाम है यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। मेरी बाकी वीडियो को देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पर आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड प्लेलिस्ट मिल जाएगी, अलग अलग सब्जेक्ट की और अलग अलग चैप्टर्स की। हम इस चैप्टर में प्रथम विश्व युद्ध के कुछ प्रभावों को देख चुके थे। आज जिस टॉपिक से हम शुरू करेंगे वो पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति से टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। सन 1917 की सर्दियों में जो पेट्रोग्राद थी वो वहाँ की राजधानी थी, उसमें स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। ऐसा लगता था कि जैसे वहाँ की जो नगर की रचना है, नगर को जो बसाया गया था वो जनता की स्थिति को ध्यान में रखकर बसाया गया था। मजदूरों के क्वार्टर और कारखानों को नदी के दाएं तट पर बसाया गया था। नदी जो है नेवा नदी थी, उसके दाएं तट पर, और बाएं किनारे पर फैशनेबल क्षेत्र, विंटर पैलेस और शासकीय इमारतें थी। शासकीय इमारतें मतलब जिनमें शासक रहते थे, राजा वगैरह रहते थे, उनके जो घर थे या जो भी उनके पैलेस वगैरह थे वो। जिस महल में ड्यूमा की बैठक होती थी वह भी इसी ओर था। फरवरी में मजदूरों के क्षेत्र में खाद्य पदार्थों की भारी कमी उत्पन्न हो गई। जिस क्षेत्र में मजदूर रहते थे वहाँ पर खाने पीने की चीज़ों की कमी हो गई, और उस साल ठंड भी ज़्यादा पड़ी थी, भीषण बर्फबारी और कोहरा वगैरह होता था। तो जो संसदीय प्रतिनिधि थे, संसद के जो लोग थे, वो चाहते थे कि निर्वाचित सरकार बची रहे, इसलिए जार द्वारा ड्यूमा को भंग करने की जो कोशिशें की जा रही थी उनका विरोध कर रहे थे। जो संसद के मतलब जो संसद के कह सकते हैं आप सांसद थे, वो ये चाहते थे कि भाई सरकार का जो है वो पतन ना हो, और वो जो वहाँ का राजा था, जार जो था निकोलस द्वितीय, वो ड्यूमा क्या है, वहाँ की संसद है, उसको भंग करने की कोशिश कर रहा था वो। 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक कारखाने में तालाबंदी घोषित कर दी गई। जहां पर मजदूर लोग रहते थे उनके कारखाने में तालाबंदी घोषित की, और अगले दिन इस फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में 50 कारखानों के मजदूरों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। नेक्स्ट 50 कारखाने के मजदूर और इकट्ठे हो गए, और इन कारखानों में जो है नेतृत्व हड़ताल का जो है महिलाएं भी कर रही थी। आंदोलनकारी जनता बस्ती पार करके राजधानी के बीचों बीच नेवस्की प्रोस्पेक्ट तक आ गई थी। जनता जो है उस जगह तक आ गई थी जिस जगह का नाम है नेवस्की प्रोस्पेक्ट। इस समय तक कोई राजनीतिक पार्टी आंदोलन को सक्रिय तौर पर संगठित और संचालित नहीं कर रही थी। मतलब आंदोलन तो हो रहा था लेकिन किसी भी पार्टी के थ्रू नहीं हो रहा था कि जैसे कोई पार्टी इसका कोई खास संचालन कर रही हो, भाई कोई इसका नेता हो। जब फैशनेबल रिहायशी क्षेत्रों और शासकीय इमारतों को मजदूरों ने घेर लिया तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। जो मजदूर थे उन्होंने उस एरिया को घेर लिया जहाँ पर जो है जो सरकारी लोग रहते थे, उनकी इमारतें वगैरह थी। शाम तक प्रदर्शनकारी तितर बितर हो गए क्योंकि कर्फ्यू लग गया, लेकिन 24 और 25 तारीख को फिर से इकट्ठा हो गई। सरकार ने उनका ध्यान रखने के लिए घुड़सवार सैनिकों और पुलिस को तैनात कर दिया। रविवार का दिन था, 25 फरवरी को सरकार द्वारा ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया गया, मतलब ड्यूमा को संसद को भंग कर दिया गया। सरकार के इस निर्णय के खिलाफ राजनीतिज्ञ वो व्यक्ति होते हैं जो राजनीति से संबंधित ज्ञान रखते हैं, जानकारी रखते हैं, वो बयान देने लगे। 26 तारीख को प्रदर्शनकारियों बहुत बड़ी तादाद में बाएं तट के क्षेत्र में इकट्ठे हो गए। जो प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे बहुत सारे इकट्ठे हो गए बाएं तट पर, और 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालयों पर हमला करके उन्हें तहस नहस कर दिया। रोटी, तनख्वाह, काम के घंटों में कमी और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाते बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर जमा हो गए। उनकी मांग क्या थी? रोटी थी, सैलरी की मांग कर रहे थे, और काम के घंटे जो थे वहाँ पर 15-15 घंटे तक काम लिया जाता था मजदूरों में, उन चीज़ को उसमें कमी हो, और लोकतांत्रिक अधिकार हो। लोकतांत्रिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, और
वह विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, इन अधिकारों की मांग करते हुए लोग जो है नारे लगाते हुए चल रहे थे। परंतु घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई, गोलियां चलाने से इनकार कर दिया। नाराज सैनिकों ने एक रेजिमेंट की बैरक में अपने ही एक अधिकारी पर गोली चला दी। दूसरी रेजिमेंटों ने भी विद्रोह कर दिया, हड़ताली मजदूरों के साथ आ मिले। जो सैनिक थे वे भी मजदूरों के साथ आ मिले, जबकि सरकार ने उन्हें इसलिए लगाया था कि वो मजदूरों पर नजर रखें। उस शाम को सैनिक और मजदूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने हेतु उसी इमारत में जमा हुए जहां अब तक ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी। जहां संसद की बैठक होती थी वहां पर सैनिक और जो मजदूर थे वो सारे एक जगह इकट्ठा हो गए और यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। ये एक सभा बनी, ये एक पार्टी बनी। अगले दिन एक प्रतिनिधि मंडल जार से मुलाकात करने गया। सैनिक कमांडरों ने उसे सुझाव दिया कि वह राजगद्दी छोड़ दे। उसने कमांडरों की बात मान ली और 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी। सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने हेतु एक अंतरिम सरकार बना ली। जो सोवियत थी, जो ये पेट्रोग्राद सोवियत बनी थी, और जो ड्यूमा के जो नेता थे, क्योंकि ड्यूमा को तो भंग कर दिया गया था संसद को, तो जो नेता थे उन्होंने एक अंतरिम सरकार बना ली। निश्चित किया उन्होंने कि रूस के भविष्य के बारे में निर्णय लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दी जाए और उसका चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाए। जो ये नई सभा बनी थी, अंतरिम सरकार बनी थी, उनका ये निर्णय था कि देश के लिए जो भी जिम्मेदारी, मतलब जो भी निर्णय लेने हैं उनके लिए हम क्या बनाएंगे, एक संविधान सभा बनाएंगे और वही से रिलेटेड निर्णय लेगी। और उस संविधान सभा का चुनाव जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है? किसी भी हर देश में अपनी जनता के लिए एक निर्धारित आयु के हर व्यक्ति को वोट करने का अधिकार होता है। उसमें उसके साथ किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जा सकता, ना लिंग के आधार पर, ना जाति के आधार पर, ना रंग के आधार पर। एक पर्टिकुलर एज में जब जाके हम वोट देने लायक हो जाते हैं। भारत में जो पर्टिकुलर वोट देने की एज है वो 18 ईयर्स है। फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से अपदस्थ करने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद की जनता के हाथों में था। कहने का मतलब ये है कि जो राजा ने अपने पद से त्यागपत्र दिया था, उसका जो क्रेडिट जाता था वो किसको जाता था? पेट्रोग्राद सोवियत को जाता था। इसके बाद क्या होता है? अंतरिम सरकार में सैनिक, अफसर, भूस्वामी और उद्योगपति प्रभावशाली थे। मतलब जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें सैनिक थे, अफसर, भूस्वामी थे और उद्योगपति थे। उनमें उदारवादी और समाजवादी जल्दी से जल्दी निर्वाचित सरकार का गठन चाहते थे। जनसभा करने और संगठन बनाने पर लगी रोक हटा ली गई। यद्यपि निर्वाचन का तरीका सब जगह एक जैसा नहीं था, फिर भी पेट्रोग्राद सोवियत की तरह सब जगह सोवियतें बना ली गई। मतलब देश में बहुत सारी सोवियतें बन गई, ऐसी ऐसी छोटी छोटी पार्टियां बन गई। अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों के निर्वासित नेता व्लादिमीर लेनिन रूस लौटे। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक 1914 से ही युद्ध की खिलाफत कर रहे थे। उनका मानना था कि अब सोवियतों को सत्ता अपने हाथों में ले लेनी चाहिए। लेनिन ने बयान दिया कि युद्ध खत्म किया जाए, सारी जमीन कृषकों के हवाले की जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। इन 3 मांगों को ही लेनिन की अप्रैल थीसिस कहा जाता है। लेनिन ने जो ये मांग रखी, इन्हीं को अप्रैल थीसिस कहा जाता है। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि अपने रेडिकल लक्ष्यों को साफ करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। बोल्शेविक पार्टी के अधिकतर लोगों को अप्रैल थीसिस के विषय में सुनकर काफ़ी हैरानी हुई। उन्हें लगता था कि अभी समाजवादी क्रांति के लिए उपयुक्त समय नहीं आया है, अतः फिलहाल अंतरिम सरकार को ही समर्थन दिया जाना चाहिए। परंतु अगले कुछ महीनों की घटनाओं ने उनकी जो थिंकिंग थी उस चीज़ को बदल दिया। मतलब जो लोग थे वो ये चाहते थे कि अभी जो अंतरिम सरकार बनी है हम उसी को सपोर्ट कर लें, और बोल्शेविक पार्टी का जो है, कम्युनिस्ट पार्टी जो है बनाने के लिए अभी ऐसा कोई टाइम नहीं आया है। तो लेकिन थोड़े दिनों बाद जो घटनाएं घटी उससे क्या हुआ कि वो लोग जो चाह रहे थे कि हम अंतरिम सरकार को ही सपोर्ट करें, वो चीज़ जो है ख़त्म हो गई।
हुआ क्या, गर्मियों के में मजदूर आंदोलन और बढ़ गया। औद्योगिक क्षेत्रों में फैक्ट्रियां कमेटियां बनाई गई। इन कमेटियों के जरिए मजदूर फैक्ट्री चलाने के मालिकों के तौर तरीकों पर प्रश्न खड़ा करने लगे। ट्रेड यूनियनों की संख्या बढ़ी। लोग सेना में सिपाहियों की समितियां बनने लगी। जून में लगभग 500 सोवियतों ने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में अपने प्रतिनिधि भेजे। मतलब इतनी सारी कांग्रेस की जो सोवियत है, मतलब छोटी छोटी पार्टियां इतनी सारी बन चुकी थी कि 500 प्रतिनिधि भेजे। जैसे जैसे अंतरिम सरकार की ताकत कमजोर पड़ने लगी और बोल्शेविकों का असर बढ़ने लगा, सरकार असंतोष को दबाने हेतु सख्त कदम उठाने लगी। जो ये अंतरिम सरकार बनी थी वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी और बोल्शेविकों का जो है दबदबा बढ़ने लगा। तो सरकार ने जो है उसके लिए सख्त कदम उठाए कि भाई हम तो पीछे रह जाएंगे। तो सरकार ने फैक्ट्रियां चलाने की मजदूरों द्वारा किए जा रहे प्रयासों को रोकना और मजदूरों के नेताओं को गिरफ्तार करना आरंभ कर दिया। जुलाई 1917 में बोल्शेविकों द्वारा आयोजित किए गए विशाल प्रदर्शनों को बुरी तरीके से कुचला गया। जो बोल्शेविक पार्टी थी उसके जो प्रदर्शन हो रहे थे, वो जो अंतरिम सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी, उसको बहुत बुरी तरीके से कुचला गया। कई बोल्शेविक नेताओं को छिपना या भागना पड़ा। गांवों में कृषकों और उनके समाजवादी क्रांतिकारी नेता भूमि पुनर्वितरण के लिए दबाव बनाने लगे। मतलब जो गांव के जो कृषक थे और उनके जो नेता वगैरह थे, समाजवादी क्रांतिकारी नेता, वो ये चाहते थे कि भूमि का वितरण जो हो, भूमि का जो बंटवारा हो, वो एक तरीके से हो। ऐसा ना हो कि किसी के पास बहुत ज़्यादा जमीन हो और किसी के पास कम हो। इस काम के लिए भू समितियां बना दी गई। सामाजिक क्रांतिकारियों से प्रेरणा और प्रोत्साहन लेते हुए जुलाई से सितंबर के मध्य कृषकों ने बहुत सारी जमीन पर आधिपत्य कर लिया। अक्टूबर 1917 की क्रांति, आगे अब हम पढ़ेंगे जो अक्टूबर 1917 में क्रांति हुई उसमें क्या क्या हुआ। जैसे जैसे अंतिम सरकार और बोल्शेविकों के मध्य टकराव बढ़ा, लेनिन को अंतरिम सरकार द्वारा तानाशाही लाद देने का डर दिखाई देने लगा। जो लेनिन है वो बोल्शेविक पार्टी का नेता है, तो उसे ये लगा कि तानाशाही चलने शुरू हो जाएगी अंतरिम सरकार की। सितंबर में उन्होंने सरकार के विरुद्ध विद्रोह के विषय में चर्चा शुरू कर दी। सेना और फैक्ट्री सोवियतों ने मौजूद बोल्शेविकों को एकत्रित किया गया। जो फैक्ट्रियों में और सेना में बोल्शेविक का जो समर्थन करते थे उन लोगों को इकट्ठा किया गया। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को शासन पर आधिपत्य करने के लिए राजी कर लिया। सत्ता पर आधिपत्य के लिए लियोन ट्रोट्स्की की अगुवाई में सोवियत की तरफ से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया। इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि योजना किस दिन लागू की जाएगी। 16 अक्टूबर को सोवियत पार्टी पर के शासन पर कब्जा जमाने के लिए राजी तो कर लिया पार्टी को, लेकिन ये योजना कब से लागू होगी इस चीज का कोई खुलासा नहीं हुआ। 24 अक्टूबर को विद्रोह आरंभ हो गया। संकट की आशंका के मद्देनजर जो प्रधानमंत्री करंस्की सैनिक टुकड़ियों को एकत्रित करने के लिए शहर से बाहर चले गए। समाचार तड़के ही सरकार के वफादार सैनिकों ने 2 बोल्शेविक समाचार पत्रों के कार्यालयों पर नियंत्रण प्राप्त करने और विंटर पैलेस की रक्षा करने हेतु सरकार समर्थक सैनिकों को रवाना कर दिया। पलक झपकते ही क्रांतिकारी समितियों ने भी अपने समर्थकों को आदेश दे दिया और सरकारी कार्यालयों पर आधिपत्य कर लें और मंत्रियों को गिरफ्तार कर लें। उसी दिन ओरेरा नामक युद्धपोत ने विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दी। विंटर पैलेस क्या है? जहाँ पर जार का शासन था, जार रहता था, जार का जो महल था। अन्य युद्धपोतों ने नेवा के रास्ते से आगे बढ़ते हुए, नेवा क्या है? एक नदी का नाम है, अलग अलग सैनिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में ले लिया। शाम ढलते ढलते पूरा शहर क्रांतिकारी समिति के नियंत्रण में आ चुका था और मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। पेट्रोग्राद में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें बहुमत ने बोल्शेविकों की कार्यवाही की हिमायत की। मतलब जो ये जितनी भी घटनाएं घटी उसमें लोगों ने जो सपोर्ट किया वो बोल्शेविकों को सपोर्ट किया कि हाँ तुम जो है जो ये अंतरिम सरकार है उसको जो गिराने की कोशिश कर रहे हो या उसको जो शासन को हटाने की कोशिश कर रहे हो वो ठीक कर रहे हैं। दूसरे शहरों में भी बगावतें होने लगी और दोनों ओर से जमकर गोलीबारी हुई, विशेष तौर से मॉस्को में। परंतु दिसंबर तक मॉस्को
पेट्रोग्राद इलाके पर बोल्शेविकों का नियंत्रण कायम हो चुका था। अब हम पढ़ेंगे कि अक्टूबर के बाद क्या बदला। अभी हमने अक्टूबर तक पढ़ा कि 24 अक्टूबर को जो हमला हुआ था। अब उसके बाद अक्टूबर के बाद क्या बदलता है। बोल्शेविक जो थे वो निजी संपत्ति की व्यवस्था के खिलाफ थे। वो ये नहीं चाहते थे कि लोगों के पास अपनी संपत्ति हो। अधिकतर उद्योगों और बैंकों का नवंबर 1917 तक में ही राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है कि उनका जो स्वामित्व था वो सरकार के अधीन हो गया था। जमीन को मतलब कुछ होते प्राइवेट बैंक्स, कुछ होते हैं गवर्नमेंट बैंक्स। तो राष्ट्रीयकरण हो गया था, सरकार के अधीन हो चुके थे वे। जमीनों को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। कृषकों को सामंतों की भूमियों पर कब्जा करने की खुली अनुमति दे दी गई। शहरों में बोल्शेविकों ने मकान मालिकों हेतु समुचित हिस्सा छोड़कर उनके बड़े मकानों के छुटपुट हिस्से कर दिए ताकि बेघरबार या फिर जरूरतमंद लोग जो थे उनको रहने की जगह मिल सके। जिनके पास बड़े बड़े घर थे उनके लायक जमीन उनको दे के उनके घरों के हिस्से कर दिए ताकि उन लोगों को मिल सके जिनके पास अपने घर नहीं है। उन्होंने अभिजात्य वर्ग द्वारा पुरानी पदवियों के प्रयोग पर रोक लगा दी। बदलाव को स्पष्ट तौर से सामने लाने के लिए सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियां भी बदल दी गई। अभिजात्य वर्ग क्या होता है, जो सरकार में एक हाई पोस्ट पर रहते हैं। उसमें कुछ लोगों का ये भी होता है, जो सरकार में एक हाई पोस्ट पे होते हैं उसमें मतलब उद्योगपति भी आते हैं, क्योंकि उद्योगपतियों का भी सरकारिक कार्यों पर कहीं ना कहीं नियंत्रण होता है। तो अभिजात्य वर्ग वो था जिसमें पैसे वाले लोग भी आते हैं और कुछ जिनकी सामाजिक रूप से एक अच्छी पहचान होती है वो भी अभिजात्य वर्ग में आते हैं। तो उनकी जो अपनी पदवी को यूज़ कर रहे थे, वो उनको जो टाइटल्स मिले हुए थे उनको रोक लगा दी गई। सेना की वर्दी बदल दी गई। बोल्शेविक पार्टी का नाम परिवर्तित करके रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने संविधान सभा हेतु चुनाव करवाए। जो बोल्शेविक चाहते थे कि संविधान सभा बनाए जाए, उसके चुनाव 1917 में हुए, लेकिन उन्हें बहुमत नहीं मिल पाया। जनवरी 1917 में असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और लेनिन असेंबली बर्खास्त कर दी गई। उनका मत था कि अनुचित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली की अपेक्षा अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं अधिक लोकतांत्रिक संस्था है। तो जो असेंबली थी, बोल्शेविकों के प्रस्ताव को तो खारिज कर दिया और लेनिन असेंबली जो है, ये जो लेनिन ने बोल्शेविक असेंबली बना रखी थी, इसको ही खारिज कर दिया, इसको ही बर्खास्त कर दिया और कहा कि जो रूसी सोवियत कांग्रेस है वो सही है। मार्च 1918 में दूसरे राजनीतिक सहयोगियों की गैर रजामंदी के बावजूद बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लिटोवस्क में जर्मनी से संधि कर ली। आने वाले वर्षों में बोल्शेविक पार्टी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस हेतु होने वाले चुनाव में भाग लेने वाली अकेली पार्टी रह गई। अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अब देश की संसद का दर्जा मिल गया। रूस एक दलीय राजनीतिक प्रणाली वाला देश बन गया। उसमें केवल वही बोल्शेविक पार्टी रह गई, वही अकेली राजनीतिक दलीय प्रणाली रह गई, प्रणाली वाला देश बन गया, क्योंकि वहां पे दल ही सिर्फ एक था। ट्रेड यूनियनों पर पार्टी का नियंत्रण रहता था। जो व्यापार वाली यूनियंस थी, जैसे कि मजदूर अपनी यूनियन बना लेते, तो उस पर पार्टी का नियंत्रण रहता था। गुप्तचर पुलिस, इसमें जिसे पहले तो चेका और OGPU तथा NKVD का नाम दिया गया। पहले तो उसको चेका बोलते थे और बाद में OGPU तथा NKVD बाद में उसको बोला गया। बोल्शेविकों की आलोचना करने वाले लोगों को ये जो है गुप्तचर पुलिस सजा दिया करती थी। बहुत सारे ऐसे लेखक थे और कलाकार थे जो इस पार्टी से जुड़े, लेकिन बाद में क्या हुआ कि इस पार्टी ने सेंसरशिप थोप दी। सेंसरशिप मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि किसी भी चीज़ के ऊपर एक प्रतिबंध लगा दिया जाता है अपनी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो जो लेखक थे, कलाकार थे, अपनी किसी भी तरीके से अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना चाहते थे, तो उनकी उस चीज़ पर पाबंदी लगा दी। तो इस वजह से उन लोगों का इस पार्टी से जो है अलगाव हो गया, वो लोग इस पार्टी को छोड़कर चले गए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है और आपको धीरे धीरे करके चैप्टर समझ में आ रहा है।
तो मैं जो इसका बचा हुआ पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। नेक्स्ट वीडियो में जहाँ तक है ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो।